नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश आदित्य फिर से आपका स्वागत करता हूं कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य का दूसरा पार्ट। अर्थात इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं अशोक को। ध्यान रखिएगा, अशोक जो है ठीक, अशोक द ग्रेट अर्थात अशोक को महान शासक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ठीक अपने तत्कालिक समय में, ध्यान रखिएगा, धार्मिक अर्थात युद्ध के स्थान पे इन्होंने शांति की नीति को अपनाया था। ध्यान रखिएगा, भीरी घोष से धम घोष, ठीक। और साथ ही साथ इनको ये धार्मिक सहिष्णुता के दृष्टिकोण से इनको महान शासक के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अब हम पढ़ने वाले हैं आज के महत्वपूर्ण शासक अशोक के बारे में। अशोक जो है, अशोक के बारे में बता दूं, अशोक जो है प्रारंभ से ही साम्राज्यवादी नीति को पालन करने वाला शासक रहा है, ठीक। परंतु आगे जाके साम्राज्यवादी शासक जो है ये एक शांतिवादी शासक में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात ये जो है युद्ध को छोड़ के, ठीक है, आपको शांति के मार्ग को अपना लेता है। अर्थात ये जो है बौद्ध धर्म को अपनाता है। चलिए देखते हैं ठीक इनके पहले जीवन परिचय के बारे में। आइए देखते हैं इनका जीवन परिचय। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक, अशोक जो है, अशोक के पिता जो है, ठीक, इनका नाम था बिंदुसार। क्लियर है? ठीक, हम चालू करते हैं फ्रॉम द राइट साइड से। ठीक, ध्यान रखिएगा, काल देख लेते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अशोक का जो काल है 273 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व है। ध्यान रखिएगा, अर्थात कि ये 41 वर्ष तक का शासन रहा है। 41, ध्यान रखिएगा, वर्ष का। 273 ईस्वी पूर्व में ये गद्दी पे बैठे, ध्यान रखिएगा, ठीक। और 232 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। इनकी राजधानी बनी थी पाटलिपुत्र। ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। क्लियर है? ठीक है, आपको पता है कि इससे पहले हम इतिहास पढ़ चुके हैं कि राजगृह जो राजधानी था, ठीक, राजगृह में ध्यान रखिएगा अंतिम शासक जो आपके हर्यक वंश के हुए, हर्यक वंश के अंतिम शासक की हत्या करके, ठीक है, जब शिशुनाग वंश की स्थापना हुई तो शिशुनाग ने राजधानी को परिवर्तित करके वैशाली ले गया। ध्यान रखिएगा, फिर उसका पुत्र जो है कालाशोक उस वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र को, ठीक, भारत की राजधानी अर्थात मगध साम्राज्य की राजधानी बनाता है। भारत नहीं बताना चाहिए, मगध साम्राज्य की राजधानी। और वो जो मगध साम्राज्य की राजधानी काफी लंबे समय तक राजधानी बने रहती है, ठीक। उसी क्रम में पाटलिपुत्र अभी भी अशोक के समय की राजधानी है। अब ध्यान रखिएगा, ठीक, सिंहासन पर आरूढ़ अर्थात आप ध्यान रखिएगा 273 ईस्वी पूर्व, 273 ईस्वी पूर्व में अशोक जो है वो गद्दी पे बैठा। ध्यान रखिएगा, ठीक, कहाँ बैठा? गद्दी पे बैठा। लेकिन उसका राज्याभिषेक नहीं हुआ। राज्याभिषेक जो है 4 साल बाद होता है। कितने साल बाद? ठीक, -4, अर्थात आप 4 साल बाद करेंगे तो कितना आएगा? ठीक, 269। ध्यान रखिएगा, 269 ईस्वी पूर्व। इन चीजों को थोड़ा सा ऐसे ट्रिक के माध्यम से जानिए कि 273 ईस्वी पूर्व में बैठा है, ठीक। 4 वर्ष के बाद उनका राज्याभिषेक हुआ है। कब हुआ है? 269 ईस्वी पूर्व में उनका राज्याभिषेक हुआ है। उनके राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद। फिर से ध्यान रखिएगा, 4 हो गया, अब 8 वर्ष बाद क्या होता है? कलिंग विजय अर्थात 261 ईस्वी पूर्व पे, ठीक। इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे, अगर आप एक डेट याद रखते हैं 273 ईस्वी पूर्व तो ठीक 4 साल और 8 साल करके आप 3 डेट याद रख सकते हैं। अर्थात 273 ईस्वी पूर्व के 4 साल बाद अर्थात 269 ईस्वी पूर्व में उनका राज्याभिषेक हुआ। और इस 269 ईस्वी पूर्व के 8 साल बाद 261 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ? उनका कलिंग विजय का अभियान चालू हुआ। चलिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अशोक के धर्म के बारे में ध्यान रखिएगा। अशोक के धर्म के बारे में मतैक्यता नहीं है, बहुत सारे अलग अलग मत हैं, लेकिन फिर भी हमको पता है कि अशोक जो है प्रमुख रूप से बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। तो हम कुछ मतों को लिख लेते हैं। पहले तो बौद्ध मत को हम लिख लेते हैं, कोई डाउट नहीं इसमें, बौद्ध मत, ठीक है। लेकिन इनको कुछ साहित्य या कुछ स्रोत से शैव मतावलंबी भी माना गया है, क्योंकि आजीविकों, ध्यान रखिएगा, इन्होंने कश्मीर के एक शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ध्यान रखिएगा, शैव मंदिर का, इसलिए इनको शैव भी कहा जाता है, ठीक। ये जो है आजीवक, ध्यान रखिएगा, आजीवक एक संप्रदाय है, ठीक, जो इनके संस्थापक थे मखल्ली पुत्र गौशाल। क्लियर रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। बौद्ध तो
थे, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। शैव इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने कश्मीर के एक शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक, आजीवक संप्रदाय के संरक्षक इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने, ठीक है, बिहार के जो बराबर की पहाड़ियां हैं उन्हीं पहाड़ी पे 5 अब के 4 गुफाओं का इन्होंने निर्माण करवाया था। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के लोगों को या भिक्षुओं को रहने के लिए। ठीक है, यहाँ तक। भाषा ध्यान रखिएगा, अशोक के समय की वही भाषा है जो आपके बौद्ध धर्म में रहा है, आपका पाली, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं पिता। इनके पिता का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार, ठीक है, अब बिंदुसार के पिता का नाम कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर है, यहां पर फिर से आपको पीछे का चीज बता दे रहा हूं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार। माता का नाम है सुभद्रांगी। सुभद्रांगी, चलिए समझ में आया। ठीक, पत्नी ध्यान रखिएगा, 2 पत्नी का यहां पर हम वर्णन करेंगे। पहली पत्नी है देवी, ठीक है, दूसरी पत्नी है कारुविका। कारुविका, ठीक, दोनों को ध्यान रखिएगा, पहली पत्नी देवी, दूसरी पत्नी कारुविका। परंतु अगर आपसे यह पूछा जाए कि अभिलेख में किस पत्नी का उल्लेख है, ध्यान रखिएगा अभिलेख में, तो अभिलेख में वर्णन है कारुविका का। अभिलेख, क्लियर है। ये आप इस प्रकार से प्रश्न जो है थोड़ा सा ऑड चीजों को पूछता है। ठीक, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि अशोक के शिलालेख में इसकी किस पत्नी का वर्णन है, तो वो है कारुविका। ठीक है, पुत्र ध्यान रखिएगा, इसके 2 पुत्र का वर्णन आता है। पहला आता है तीवर, ठीक, महेंद्र, ठीक, तीवर और महेंद्र। पुत्री का नाम है इनका, ठीक, पुत्री संघमित्रा। संघमित्रा, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो है आपके इनका जीवन परिचय है। ध्यान रखिएगा, पिता बिंदुसार, ठीक, माता सुभद्रांगी, पत्नी देवी, दूसरी पत्नी कारुविका। कारुविका का वर्णन अभिलेखों में है, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप देख लीजिए इनके पुत्र तीवर और महेंद्र, ठीक है, पुत्री संघमित्रा। तो इस प्रकार जो है अशोक के बारे में आप सामान्य जानकारी आपको पता चल चुका है कि अशोक का ये आपका, ठीक, बेसिक डायग्राम है, बेसिक आपका, ठीक, बायोडाटा है, रिज्यूम समझिए। ठीक, तो ध्यान रखिए कि यही अशोक जो है आपका, ठीक, कलिंग विजय के बाद जो इनका हृदय परिवर्तन हुआ था, ये इनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण, ठीक, घटना थी, जिसके कारण ये बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हुए, बौद्ध धर्म को अपनाए और धम्म की नीति को घोषित किए। ध्यान रखिएगा, भीरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का। अब हम आगे बढ़ के देखते हैं इनका। ठीक, अब ध्यान रखिएगा, अशोक है, अशोक के नाम के बारे में बहुत सारी चर्चाएं चलती है कि अशोक का जो शिलालेख में अलग अलग नाम है। तो ध्यान रखिएगा, अशोक के अधिकतर शिलालेख में नाम है देवनाम प्रिय। ठीक, ध्यान रखिएगा, क्या? देवनाम प्रिय। तो अशोक के जो शिलालेख हैं, अधिकतर शिलालेख में उनके जो नाम का उल्लेख किया गया है, वास्तव में अशोक नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। कुछ ही अभिलेखों में, कुछ ही शिलालेखों में अशोक नाम का अभिलेख का वर्णन किया गया है, लेकिन अधिकतर में देवनाम प्रिय का वर्णन है। देवनाम प्रिय मतलब जो देवों का प्रिय है, ध्यान रखिएगा। ठीक, जो देवों का प्रिय है, देवों का प्रिय है, ध्यान रखिएगा। आपको यह भी बता दूं कि इनका जो मूल नाम है अशोक, अशोक नामक मूल नाम के साथ कुछ शिलालेख है, जैसे मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर और उडेगोलन या गेलन, ध्यान रखिए, उडेगोलन। ये जो 4 अभिलेख है, इनमें इनका वास्तविक नाम अशोक मिलता है। ध्यान रखिएगा, अशोक जो नाम है वो इनके 4 अभिलेख में मिलते हैं। कितने? 4 अभिलेख में। ठीक है, 4 अभिलेख है, नहीं 4 अभिलेख। ठीक, मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर और उडेगोलन। और अधिकतर अभिलेख में, बाकी अभिलेख में क्या मिलता है? देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी। क्लियर है? चलिए अब देख लेते हैं। अशोक ने स्वयं को, ध्यान रखिएगा, ये बुद्ध धर्म को अपनाए थे। क्या कहा? बुद्ध शाक्य। यानी अशोक जो है स्वयं को क्या कहता है? बुद्ध शाक्य के नाम से, ठीक है, अपने आप को प्रमोट करता है। ठीक, देखिए नाम के बारे में अलग अलग मत है भाई, इसीलिए मैं अलग अलग मतों की बात कर रहा हूँ। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना गया है। जिस भी पुराण में अगर अशोक के बारे में आप पढ़ेंगे तो वहां पर अशोक नहीं लिखा गया है, या आपको देवनाम प्रिय नहीं लिखा गया, अशोक वर्धन लिखा गया है। क्या लिखा गया है? अशोक वर्धन। क्लियर है? दीपवंश जो साहित्य है, इसमें अशोक का नाम जो है करमूली मिलता है। ध्यान रखिएगा, क्या मिलता है?
करमूली। इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग साहित्य में अलग अलग स्थानों में अशोक का नाम अलग अलग मिलता है। क्लियर है? चलिए अब ध्यान रखिएगा, इन्होंने अशोक ने जम्मू कश्मीर में, यानी वर्तमान का जो कश्मीर है, इस कश्मीर में इन्होंने ही श्रीनगर नामक शहर की स्थापना की। ठीक है, किसका स्थापना किया? श्रीनगर का। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से, कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अशोक जो है कश्मीर में, जो आप श्रीनगर जाते हैं घूमने के लिए, वो श्रीनगर जो है, ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया है, स्थापित किया गया है शहर का, वो है आपका अशोक। ठीक है, उसके बाद आपको बता दूं कुछ और साक्ष्य मिले हैं जिसमें यह बताया गया है कि नेपाल में इन्होंने ललितपत्तनम नामक शहर की स्थापना किया। क्या क्या? नेपाल में ललितपत्तनम, ध्यान रखिएगा, नेपाल में ललितपत्तनम नामक शहर की स्थापना किया। अब नेपाल पहुंच गए हैं तो नेपाल के बारे में और चर्चा कर लेते हैं कि नेपाल में अशोक के 2 प्रमुख अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कौन कौन सा? पहला है आपका रुमिनदेई और दूसरा निगविला। ध्यान रखिएगा, रुमिनदेई और निगविला। ठीक, ये 2 अभिलेख जो है आपके नेपाल के तराई वाले इलाके, तराई मतलब निचले इलाके में मिले हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण आपका रुमिनदेई अभिलेख है। ध्यान रखिएगा, आपको फिर इस अभिलेख के बारे में मैं आपको बता दूं, अशोक के जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक, सभी अभिलेखों का जो विषय रहा है वो प्रशासनिक रहा है, ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव रहा है। लेकिन एकमात्र ऐसा अभिलेख है जो आर्थिक मुद्दे पे लिखा गया है और वो है रुमिनदेई। ध्यान रखिएगा, आर्थिक रहा है, ठीक, आर्थिक, अर्थात इसी अभिलेख में ध्यान रखिएगा कर के बारे में चर्चा किया है। वास्तव में क्या हुआ था, जब अशोक जो है बाद में लुम्बिनी की यात्रा करते, एक्चुअली में लुम्बिनी की यात्रा किया था जब अशोक ने, तो अशोक ने, ठीक है, अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा किया और वहाँ के कर को, चूंकि वहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए वहाँ के कर को कम कर दिया। कुछ पुस्तकों में यह भी लिखा गया है कि कर को समाप्त कर दिया गया, लेकिन कुछ पुस्तकों में यह भी मिलता है कि कर को में कटौती कर दिया गया। वास्तव में जो अशोक के समय कर लिया जाता था, कुल फसल के हिस्से का 1/6 अर्थात 6 में का 1 हिस्सा, 6 भाग का 1 भाग, ठीक है, हमको कर के रूप में देना पड़ता था। इन्होंने उस कर को कम करके, ध्यान रखिएगा, क्या कर दिया, 1/6 से कम करके 1/8 कर दिया। ठीक, यानी कि अब 8 में से 1 हिस्सा देना है, 8 भाग करके उसमें का 1 भाग हमको कर के रूप में देना है। ठीक, लेकिन कुछ पुस्तकों में ऐसा भी मिलता है कि कर मुक्त कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, कर मुक्त। और मैं आपको दोनों चीजें बता दे रहा हूँ, दोनों चीजें ऑथेंटिक पुस्तक में मिलती है, मैं आपको दोनों चीजें बता दे रहा हूँ। अगर कर के निर्धारण के बारे में पूछेगा तो आप इसका चर्चा कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अशोक के बारे में यहाँ पर सामान्य रूप से देख चुके हैं। अब हम देखते हैं आगे अशोक के, ठीक, कलिंग विजय। ध्यान रखिएगा, अब क्या है, वास्तव में अशोक ज़्यादा लंबा समय तक, ठीक है, अब वास्तव में ज़्यादा युद्ध नहीं लड़े थे। अशोक का बहुत ही कम युद्ध लड़े, या कहना चाहिए कि कलिंग युद्ध उनका प्रमुख युद्ध था। इस युद्ध के बाद उनका माइंडसेट बदल जाता है। ठीक, वो युद्ध के बजाय धर्म की घोषणा करते हैं, हिंसा को त्याग देते हैं, बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कलिंग विजय महत्वपूर्ण अभियान था। वास्तव में कलिंग का, देखिए, कोई भी शासक रहा है, ठीक, वो तो अपने साम्राज्य को बढ़ाना ही चाहता है। तो साम्राज्य का अर्थात साम्राज्यवादी विस्तार जो है प्रत्येक शासक का एक, समझिए, अनिवार्य कार्य रहा है। ठीक, उसके पास एक बड़ी सेना है, वो बड़ी सेना को बैठा कर नहीं खिलाएगा, बड़ी सेना से कार्य लेगा। क्या कार्य लेगा? ठीक, सेना से कार्य लेगा युद्ध लड़ने का। युद्ध से क्या प्राप्त होगा? नए क्षेत्र प्राप्त होंगे, नए क्षेत्र से हमको नया कर मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है युद्ध जो है, अर्थात साम्राज्यवाद जो है, साम्राज्यवादी यानी विस्तारवादी नीति जो है, प्रत्येक शासक का एक महत्वपूर्ण कार्य रहा है। तो एक कारण हम उसको ले लेते हैं कि कलिंग विजय का प्रमुख कारण क्या रहा है? साम्राज्यवादी विस्तार। दूसरा प्रमुख कारण रहा है, ठीक, कलिंग जो है हाथियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, अगर वो क्षेत्र हमारे अंदर आ जाए, अर्थात मगध के अंतर्गत आ जाए, तो हमको हाथी आराम से मिल सकते हैं। ठीक है, दूसरा कि दक्षिण विजय, अर्थात ठीक दक्षिण की ओर जाने के लिए हमको, मान लीजिए उड़ीसा है जो एक मार्ग बनता था, ठीक, तो दक्षिण विजय के लिए वो एक जंक्शन का पॉइंट बन जा रहा था। तो इस प्रकार से कई कारण जो है रहे हैं कलिंग विजय के। ठीक, तो चलिए अब इसमें स्पेसिफिक देखते हैं। कलिंग विजय जो है वास्तव में क्या हुआ था, अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष हुआ था। ध्यान रखिएगा, ठीक, अभिषेक, राज्याभिषेक कब हुआ था भाई, इस चीज की चर्चा कर ले, तो 269 को हुआ था। ठीक, अब इस 269 के 8वें वर्ष अर्थात, ठीक है, -8 कब हुआ, तो 261 261 ईस्वी पूर्व में,
ठीक, कलिंग अभियान अर्थात कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग कहाँ पर है? उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। कलिंग की राजधानी तोषली है, ये आपसे पूछा जा सकता है, क्या है कलिंग की राजधानी? तोषली। क्लियर है? कलिंग के तत्कालिक शासक थे नंदराज। नंदराज, अगर आपसे ये पूछा जाए, ठीक, राज कि तत्कालिक समय में कलिंग युद्ध के समय अशोक के विपरीत में अर्थात उस समय कलिंग के शासक कौन थे? तो कौन थे भाई? ठीक, नंदराज थे। चले, इसका वर्णन ध्यान रखिएगा, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। 13वें शिलालेख। क्लियर है? ठीक, अब आ जाते हैं कारण। कारण की चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। पहला कारण है साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति, ठीक, दूसरा कारण है हाथी, तीसरा है दक्षिण की ओर उन्मुख। ठीक है, तो ये 3 प्रमुख कारण रहे हैं, ठीक है, आपके कलिंग युद्ध के। चलिए, अब ध्यान रखिएगा, कलिंग युद्ध में ऐसा माना जाता है कि भीषण नरसंहार हुआ। भीषण, जबरदस्त तरीके से वहां पर हत्याएं हुई। ठीक, युद्ध है तो सीधी सी बात है, ठीक, क्या होगा? भीषण नरसंहार। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1 लाख, ठीक, सिपाही सैनिक मारे गए। ठीक, और जो है लगभग 1.5 लाख जो सिपाही हैं इनको बंदी बनाया गया। ठीक, 1 लाख जो है वो मारे गए, 1.5 लाख जो है बंदी बनाए गए, और ऐसे लगभग, ठीक, बहुत सा अधिक संख्या में ऐसे सिपाही थे जो जख्मी हुए थे। ना तो उनको बंदी बनाया जा सका, ना वो मारे गए, जख्मी हुए थे। इस प्रकार इस बहुत भीषण तरीके से यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक, कि हत्याएं हुई थी। ध्यान रखिएगा, इसी हत्या को देख के, मतलब इस भीषण नरसंहार को देख के अशोक का जो मन है वो बदल गया। ठीक, कैसा हुआ? मन में परिवर्तन हो गया हिंसा को देख के। अब ध्यान रखिएगा, इसका परिणाम ये हुआ कि अशोक ने युद्ध की नीति को त्याग दिया। जिस प्रकार जापान जो है, ठीक है, जब परमाणु बम गिरा उसके ऊपर, उसके बाद युद्ध की नीति को त्याग दिया। आपको पता होना चाहिए कि जापान के संविधान में लिखा गया है कि युद्ध निषिद्ध है। ठीक, मतलब प्रोहिबिशन ऑफ वॉर। ठीक, तो वहां पर जापान ने युद्ध की नीति को ही त्याग दिया। उसी प्रकार आपके अशोक ने, ठीक, युद्ध की नीति को क्या किया? त्याग दिया। तो क्या करना है भाई? युद्ध नहीं करना है, तो ध्यान रखिएगा, भेरी घोष। भेरी का मतलब होता है युद्ध के समय एक विशेष प्रकार का यंत्र को बजाया जाता है जिसको भेरी कहा जाता है। अब उन्होंने एक नीति अपनाया, कहा गया कि भेरी घोष के स्थान पे धम्म घोष। धम्म क्या है? ठीक, इसकी चर्चा हम आगे क्रमशः करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, अभी क्या हुआ है? ठीक, अभी तुरंत कलिंग युद्ध हुआ, समझिएगा, कलिंग युद्ध हुआ। कलिंग युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। अब हृदय परिवर्तन हुआ, ध्यान रखिएगा, इसी समय जो निग्रोथ नाम के एक बौद्ध भिक्षुक थे, संत थे, इसी बौद्ध भिक्षुक के प्रभाव में आके, इनके पर्सनैलिटी से वो बहुत प्रभावित हुए। ठीक, इनके जो, मतलब इनका जब संपर्क हुआ तो ये महात्मा आपके अशोक जो है, ठीक, निग्रोथ से बहुत प्रभावित हुए। ठीक, और उसी बौद्ध, मतलब उनसे प्रभावित होकर ये बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए तैयार हो गए। ध्यान रखिएगा, तो प्रश्न जब आपसे पूछेगा कि बौद्ध धर्म में, ध्यान रखिएगा, एक्चुअली में प्रभाव, इस शब्द को याद रखिएगा, निग्रोथ के प्रभाव में आकर अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपनाता है। ठीक है, लेकिन दीक्षा किसके द्वारा दी जाती है? तो दीक्षा दी जाती है उपगुप्त द्वारा। ध्यान रखिएगा, ठीक, दीक्षा, जैसे ही आपको दीक्षा आ जाए ऐसा करके दीक्षा, तो दीक्षा दिया जाता है उपगुप्त द्वारा। ठीक, तो आपसे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर। पहला है कि अशोक जो है किसके प्रभाव में आके बौद्ध धर्म को अपनाया? तो प्रश्न उत्तर हो जाएगा आपका निग्रोध। दूसरा हो जाएगा कि किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? तो वो हो जाएगा उपगुप्त। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं, एक पुस्तक है राजतरंगिणी, ध्यान रखिएगा, किसकी रचना है? कल्हण की। क्या है यहाँ पर? राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। और अभी आपसे मैं चर्चा किया हूं कि उसी पुस्तक में ये लिखा गया है कि आपका अशोक वो शैव धर्म को मानने वाला है। ठीक, तत्कालिक समय में कश्मीर में उन्होंने एक शिव मंदिर का क्या करवाया था? जीर्णोद्धार करवाया था। तो ध्यान रखिएगा, इसी आधार पे ये कहा जाता है कि जो अशोक है वो क्या कर रहा है? अशोक जो है, ठीक, वो शैव धर्म को मानता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अशोक भले शैव धर्म को मानता ना हो, परंतु वो क्या है? सहिष्णु है विभिन्न अलग अलग धर्मों के प्रति। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं आजीवक संप्रदाय। ठीक, ध्यान रखिएगा, आजीवक संप्रदाय की स्थापना मौखली पुत्र गौशाल ने की।
ठीक, कहीं पर मखल्ली पुत्र लिखा रहता है, कहीं पर मुखल्ली पुत्र लिखा रहता है, तो मुखल्ली पुत्र गौशाल ने की। क्लियर है? ठीक, आजीवक संप्रदाय की स्थापना, ध्यान रखिएगा महात्मा बुद्ध के साथ मुखल्ली पुत्र गौशाल जो है कुछ समय तक रहे हैं। ठीक, बाद में वो महात्मा बुद्ध से अलग होकर आजीवक संप्रदाय की स्थापना करते हैं। महात्मा बुद्ध आगे जाते हैं और आगे जाके महात्मा बुद्ध को ठीक निर्वाण प्राप्त होता है। क्लियर है? चलिए, वही मखल्ली पुत्र गौशाल के संपर्क में आते हैं कौन? अशोक। और अशोक जो है उनसे प्रभावित होते हैं और उनके लिए ठीक बराबर की पहाड़ी, ये कहां पर है? बिहार में। तो बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाएं ठीक है आजीवक संप्रदाय के लिए बनाते हैं और उनको दान कर देते हैं। कौन कौन सी वो गुफाएं, ये प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक है आपका लोमस ऋषि गुफा, लोमस ऋषि गुफा। दूसरा गुफा है कर्ण चौपार गुफा। तीसरा है सुदामा गुफा, सुदामा। और चौथा है विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी। ध्यान रखिएगा, ये 4 गुफाएं हैं। प्रश्न बनता है यहां से, ठीक, ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। कौन कौन से भाई, किसको दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आजीवक संप्रदाय को दिया गया। ठीक है, कहां पर दिया गया? तो बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाएं बनाए। पहला है लोमस ऋषि गुफा, कर्ण चौपार गुफा, सुदामा गुफा, ठीक है, और विश्व झोपड़ी गुफा। इन गुफाओं का नाम को आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक, नहीं याद हो रहा है तो ट्रिक बनाना है तो ट्रिक बना लीजिए आप। ठीक है, तो ये है आपके गुफाएं। ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, आपको आराम से इसको पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब आगे हम देख लेते हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये वही गुफा है। ठीक है, अर्थात बराबर की पहाड़ियों में जो आपको सेल था, पत्थर था, उसी के अंदर ठीक दरवाजा बना के अंदर में रूम बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, पहले इस चित्र को देखिए, इस प्रकार के पूरा पत्थर है। ठीक, अब इस पत्थर में से देखिएगा, इसी पत्थर में आपको ये दिख रहा है आपको गेट। ठीक, अब इस गेट के मतलब ये गेट कुछ इस प्रकार से है। ठीक, सामने से देखेंगे, अब अंदर जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, काफी बड़ा। ये गेट के अंदर आराम से बैठे हैं। ठीक है, मतलब सोचिए कि इस प्रकार की गुफाएं ठीक किसके लिए दिया गया? ठीक, आजीवक संप्रदाय के लिए दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? अशोक के द्वारा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखल्ली पुत्र गौशाल थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ठीक, उत्तराधिकारी, ध्यान रखिएगा, उत्तराधिकारी के बारे में यहाँ पर भी भिन्नता है। ठीक, अलग अलग साहित्य में, अलग अलग मतों में इनके उत्तराधिकारी के बारे में अलग अलग चर्चाएं होती है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अशोक की मृत्यु जो है वो 332 ईस्वी पूर्व हुई। ध्यान रखिएगा, कब हुई? 332 ईस्वी पूर्व हुई। ठीक है, जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तो सीधी सी बात है, उत्तराधिकारी आना है किसी न किसी को। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर इनके पुत्रों के बारे में। तो पहले स्तंभ लेख की बात कर रहा हूं। लघु स्तंभ लेख में उनके केवल एक ही पुत्र का वर्णन है और वो है तिबर। केवल एक पुत्र का वर्णन है। ध्यान रखिएगा, उनके अशोक के शिलालेख में केवल उनके एक पुत्र का वर्णन है और वो है तिबर। लेकिन इसके अलावा उसके और भाई थे, महेंद्र, कुणाल और जालौक। ध्यान रखिएगा, नाम याद रखिएगा। ठीक, तिबर के और भाई थे महेंद्र, कुणाल और जालौक। तो ऐसा माना जाता है, कुछ बोलते हैं कि तिबर उनके ठीक है अशोक उत्तराधिकारी है। कुछ पुस्तकों में ध्यान रखिएगा दशरथ का चर्चा आता है। ठीक, किसका आता है? दशरथ का। और अंतिम रूप से अंतिम शासक आपके वृहदरथ है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? वृहदरथ। अर्थात सबसे पहले मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक, चौथा में आप इनके डायरेक्ट अशोक के उत्तराधिकारी। ठीक है, और उसके बाद अंतिम शासक वृहदरथ। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी रहा होगा तिबर या कुणाल, तो कई लोग हैं, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से इतिहास में ठीक है यहाँ पर कालक्रम का पता नहीं चलता है। ध्यान रखिएगा, अशोक जो है, अशोक के मृत्यु के बाद 50 वर्ष, मुश्किल से 50 वर्ष बाद ये मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। अर्थात अयोग्य उत्तराधिकारी इनको मिले और ये अयोग्य उत्तराधिकारी अपने इतने बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। सीधी सी बात है। ठीक है, और यहाँ पर आपको कहना चाहिए साहित्य में, शिलालेख में ठीक है इस चीज का अभाव मिलता है कि किसके बाद कौन है। ठीक, कुछ पुस्तकों में कुणाल को लिया गया है और कुणाल के बाद दशरथ का उल्लेख है। ध्यान रखिएगा, ठीक, अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल और कुणाल के बाद ठीक आपका दशरथ। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न के अनुसार आपको वहां उत्तर देना है। ठीक है, अगर आपको सीधा सीधा पूछ दे ठीक स्तंभ लेखों के अनुसार उसका उत्तराधिकारी कौन था, तो आप तिबर लिख दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रश्न को हैंडल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
ठीक, अगला है यहाँ पर अशोक के धम्म। ध्यान रखिएगा, जैसे ही उनका ठीक युद्ध के बाद उनका मन परिवर्तन हुआ, धर्म को अपनाया। तो धर्म क्या है, धम्म क्या है? धम्म का अर्थ है, ठीक है, अशोक द्वारा अपनी प्रजा को उनके नैतिक आचरण में सुधार के लिए, ठीक है, जो नीति या जो संहिता दिया गया उसी को धम्म कहा गया है। ध्यान रखिएगा, अच्छे अच्छे आचरणों के बारे में चर्चा, जैसे कि हिंसा ना करना, पशु की हत्या ना करना, शराब का सेवन ना करना, चोरी ना करना आदि। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, अशोक का धम्म कुछ और नहीं है, ठीक, एक दैनिक जीवन में अपनाए जाने वाले नैतिक आचार संहिता है। क्लियर है? ठीक, तो आचार संहिता ही है उनका धम्म। ध्यान रखिएगा, धम्म की परिभाषा, ठीक, दीर्घ निकाय के, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, उसके आपके निकाय हैं, ध्यान रखिए, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय पढ़े हैं। तो दीर्घ निकाय के राहुलोवाद सूत्र में इसका, ठीक है, चर्चा है। कहाँ पर? परिभाषा। ठीक, आपको धम्म के डेफिनेशन मिलेगा राहुलोवाद सूत्र, और ये राहुलोवाद सूत्र कहाँ पर है? ये दीर्घ निकाय का एक भाग है। क्लियर है? लेकिन इसके अलावा आपको भब्रू शिलालेख में, भब्रू कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। तो भब्रू शिलालेख में भी धम्म के बारे में आपको साक्ष्य मिलता है। तो दो जगह मिलेगा, पहला ठीक राहुलोवाद सूत्र और दूसरा भब्रू शिलालेख। इसके अलावा इनके अलग अलग शिलालेखों में अलग अलग जगहों पे इसका उल्लेख है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं भाई? अभिलेख मतलब हो गया, जैसे हम आजकल पॉम्पलेट यूज करते हैं, फ्लैक्सी यूज करते हैं, ठीक है, नियॉन लैंप यूज करते हैं, देखते होंगे कैफेटेरिया, ठीक, या और होटल का नाम देखते होंगे, अच्छे कलर में दिखता है, लेकिन उस समय इस प्रकार का चीजों का अभाव था, वो पत्थरों में लिखते थे। ध्यान रखिएगा, अभिलेख जो है इस समय पत्थरों में लिखने का प्रचलन अशोक द्वारा भारत में किया गया। ठीक, तो अभिलेख के बारे में पढ़ लें। अभिलेख क्या होता है? ठीक है, तो ये भी बता दूं, हाँ ये भी बता दूं कि भारत में तो प्रचलन हो गया, लेकिन विश्व में इससे पहले डेरियस अर्थात दारा प्रथम ने, ठीक, अभिलेखों का प्रारंभ किया, और लगभग उसी से प्रेरित होकर अशोक ने भारत में अभिलेख का प्रचलन चालू किया। ठीक है, तो दो प्रकार के होते थे, एक शिलालेख होता था और एक स्तंभ। शिलालेख का मतलब ये पत्थर है और शिला, इसी में चीजों को लिख दिया जाता था। ठीक है, स्तंभ लेख का मतलब खंभा, अर्थात इस प्रकार का पत्थर का कोई खंभा लेके इसमें चीजों को लिख दिया जाता था। ठीक, तो आया समझ में शिलालेख और स्तंभ लेख। आइए देखते हैं, आपको अशोक के 40 से अधिक अभी लगभग अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इस पे 3 लिपियां प्राप्त हुई है। कौन कौन सी लिपि? पहला है ब्राह्मी, ठीक, दूसरा है खरोष्ठी और तीसरा है अरमाइक। ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो ये 3 लिपियां प्राप्त हुई है। ठीक है, आपको ये जो पाकिस्तान में स्थित 2 है, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, ये 2 ऐसे अभिलेख है जिसकी भाषा क्या है? लिपि खरोष्ठी है। ध्यान रखिए, लिपि है, भाषा नहीं। तो ये पूछा जाएगा कि ठीक है, अभिलेख, अशोक के अभिलेख में से किस अभिलेख की भाषा, ठीक, या लिपि खरोष्ठी है? तो वो आएगा मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी। ठीक है, एक ऐसा अभिलेख है जिसको, जो काबुल में है, जिसको सार ए कुन्हा या शान ए कुन्हा, दोनों ध्यान रखिएगा, सार ए कुन्हा या शान ए कुन्हा भी कहा जाता है। ठीक, कहाँ पर? कंधार में। वो 2 भाषाओं में लिखा गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अभिलेखों के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है जनरलाइज तरीके से, ठीक, अशोक के अभिलेख, स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, सब को हम एक जगह रख दिए हैं। आपको केवल स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त होना है। चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक, स्थान को बस जान लीजिए, आपसे ये स्पेसिफिक नहीं पूछेगा। ठीक, अब स्थान पूछेगा कि फलाना, ठीक है, अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, उसका अंदर कैटेगरीज नहीं पूछेगा। तो सबसे पहले शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा जान लीजिए। ठीक, कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। क्लियर? भारत में ये तो कालसी याद रखिए, कालसी उत्तराखंड में है, कालसी उत्तराखंड। ठीक है, टोपरा ये जो है आपके हरियाणा दिल्ली के पास है, वास्तव में वर्तमान में ये दिल्ली में है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, भब्रूगढ़ अभी चर्चा की है। ठीक, भब्रू, ठीक, ये आपके राजस्थान में। गुजरात में आएंगे तो गिरनार मिलेगा, गिरनार अभिलेख आपका। ठीक है, क्या मिलेगा? गिरनार अभिलेख। चलिए अब आ जाइए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आप ध्यान दीजिएगा, तो एक गुर्जरा मिलेगा आपको, रूपनाथ मिलेगा। रूपनाथ जबलपुर में, गुर्जरा दतिया में है। कहाँ पर है? गुर्जरा दतिया में है, रूपनाथ जबलपुर में है। ठीक है, सांची में बौद्ध स्तूप है, ध्यान रखिएगा। ठीक, सांची में बौद्ध स्तूप है, अशोक द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण कराया गया। चलिए, सोपारा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। क्लियर है? ठीक, दक्षिण में आपको आएगा मास्की। ठीक है, और ठीक, स्वर्णगिरी पर्वत के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक, और जटिंग रामेश्वर, तो मास्की ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रायचूर जिला में है। ठीक है, कर्नाटक के। एरगुड़ी आएगा आपका आंध्र प्रदेश में।
आंध्र प्रदेश में। कलिंग में आ जाइए, उड़ीसा में तो धौली आएगा, धुली भी हो इसको कहते हैं, इसको धौली भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जौगढ़ और तोसली इसकी राजधानी है। तो इन दोनों अभिलेखों को, धौली और जौगढ़ को, पृथक कलिंग अभिलेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथक कलिंग अभिलेख। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि उड़ीसा में प्राप्त 2 अभिलेख, धौली और जौगढ़, इसको पृथक कलिंग अभिलेख भी कहा गया है, कलिंग अभिलेख। चलिए आगे बढ़े, ठीक। आप आइए प्रयागराज में, ठीक, प्रयाग में भी आपको प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा, सारनाथ में प्राप्त हुआ है, पाटलिपुत्र में ऑलरेडी, ठीक है, इनकी राजधानी रही है। चलिए, तो इस प्रकार हम देख चुके हैं यहाँ पर क्या कि अशोक के प्रमुख अभिलेख कहाँ कहाँ पर स्थित थे, कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अशोक का जो साम्राज्य का विस्तार था। ये जो आप देख रहे हैं, ये अशोक के जो शिलालेख में जो लिखा गया है, उसके आधार पे इनका साम्राज्य विस्तार था। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है, इतिहास में चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। अपना राजा है, हाँ भाई हमारा राजा जो है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का है, हमारे पास 5 एकड़ रहता है, लेकिन हम अपने दोस्तों को 10 एकड़ बताते हैं। हमारा सैलरी रहेगा 30,000, बताएंगे 50,000। तो अतिशयोक्तिपूर्ण चीज़ें होती है, ठीक। तो आपको फैक्चुअल हिसाब से बस ये जान लीजिए कि अभिलेख के अनुसार जो अशोक के विजित क्षेत्र थे, ये इतना बड़ा एरिया उनका था। अर्थात हम कह सकते हैं कि पूरे भारत सहित, ठीक, एक बड़े से साम्राज्य में किसका आपका विजय था, ठीक, अशोक का। ध्यान रखिएगा, वास्तव में अशोक ने खुद इतना विजय बड़ा नहीं किया था, इनको प्राप्त हुआ था, इसको इन्होंने मेंटेन किया, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो भी शासक हुए हैं, उन शासकों की अयोग्यता के कारण, ठीक, मौर्य साम्राज्य का पतन क्रमशः हो गया और अंतिम में बृहद्रथ के बाद इस साम्राज्य का अंत हो जाता है। उसका बृहद्रथ की हत्या उसी के सेनापति मंत्री द्वारा कर दी जाती है, ठीक है, और एक अलग वंश की स्थापना होती है। चलिए, क्षेत्र देख लिए। क्षेत्र के बाद हम, ठीक, अलग अलग चीजों को देखते हैं। ध्यान रखिएगा, जो शिलालेख है इसके बारे में देख लें। अशोक के जो शिलालेख है, ये संख्या इसकी 14 है, जो कि 8 स्थान से प्राप्त हुई। ये पूछा जाता है कितना है? शिलालेख 14। शिलालेख, रॉक एडिक्ट, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा ना, आगे जाके और शब्द मिलने वाले। शिलालेख, रॉक एडिक्ट, इसकी संख्या 14 है, जो 8 स्थान से प्राप्त हुए हैं। और इस शिलालेख को सबसे पहली बार खोजा था टिफिन थैलर ने 1750 में, परंतु 1837 में इसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी जेम्स प्रिंसपे ने। तो 2 व्यक्तियों का नाम याद रखिएगा, टिफिन थैलर, जेम्स प्रिंसपे। टिफिन थैलर को ये प्राप्त हुआ था अभिलेख, और इसको पढ़ने में सफलता प्राप्त हुआ था जेम्स प्रिंसपे को, क्रमशः 1750 और 1837। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिएगा, ठीक, ये है आपके जो अभिलेख प्राप्त हुआ, इस प्रकार से उसमें लिखा गया है, ठीक। देखिए, ये आपका स्तंभ लेख है, स्तंभ लेख भी इस प्रकार से लिखा है। यह ऑलरेडी स्थित पत्थर है, उसी पत्थर में यहाँ पर चीजों को लिख दिया गया है। तो इसी प्रकार से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभिलेख शिलालेख क्यों दिया गया, तो इसके बारे में मैं बता दूं। अभिलेख और शिलालेख जो होते थे, वो राजा द्वारा प्रजा को, ठीक है, उनके आदेश को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, उसी आदेश को लिख दिया जाता था पत्थरों में, ठीक है। तो ये राजा द्वारा अपनी प्रजा को दिया गया आदेश है, ठीक है, क्लियर है। क्या अभिलेखों में राजा द्वारा अपनी प्रजा को दिए गए आदेशों का उत्कीर्णन है, वर्णन है। चलिए अगला देखते हैं। अब ध्यान रखिएगा, जो स्तंभ लेख है, स्तंभ यानी खंभे वाला, और वो स्तंभ लेख जो है कुल मिला के 7 है, जो कि 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, क्लियर है। चलिए, प्रयाग स्तंभ लेख, सॉरी, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख नहीं होगा। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना हरिशेन ने की थी गुप्त काल में, मतलब आगे जाके। हम देखने वाले हैं प्रयाग स्तंभ अभिलेख। वास्तव में ये जो प्रयाग स्तंभ अभिलेख है, ये कौशाम्बी में था। बाद में, ठीक है, अकबर द्वारा, यानी काफी बाद में अकबर द्वारा इसको इलाहाबाद के किले में स्थापित कर दिया है। अभी आप जाएंगे इलाहाबाद, तो इलाहाबाद का जो किला है, ठीक, संगम पे इलाहाबाद का किला है, उसी किले में आपको मिल जाएगा, ठीक, ये अभिलेख प्रयाग स्तंभ लेख। ध्यान रखिएगा, इस चीज में आप एक चीज और जोड़ सकते हैं, इसी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा गया है। क्या कहा गया है? रानी का अभिलेख। क्यों? क्योंकि इसी अभिलेख में कारुविका का वर्णन है। अभिलेख,
ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी अभिलेख में अशोक की पत्नी कारुविका का वर्णन है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, रानी का अभिलेख। क्लियर है। चलिए दूसरा देखिए, दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा, दिल्ली के निकट एक जगह है टोपरा, वहां पर अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए और उस अभिलेख को फिरोज शाह जो तुगलक है उसको वहां से निकाल के दिल्ली लेके आ गए। कौन? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, किसको? दिल्ली टोपरा को। ठीक है, अब आ जाइए दिल्ली टोपरा के बाद दिल्ली मेरठ। अर्थात दिल्ली मेरठ इसलिए है क्योंकि वास्तव में वो मेरठ में था, उसको भी ठीक फिरोज शाह तुगलक द्वारा कहाँ ले आया, ठीक दिल्ली। तो इसलिए ये जो दो नाम है, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, इसका मतलब यह है कि टोपरा से दिल्ली ले आए, इस मेरठ से दिल्ली। अब आइए ठीक लौरिया अरेराज, ध्यान रखिएगा, ठीक लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, ये दोनों के दोनों बिहार में है, चंपारण जिले में, बिहार के चंपारण। दोनों का इंपॉर्टेंस ये है कि जो ठीक लौरिया अरेराज है इसमें कमल आकार बना हुआ है, अर्थात एक लोटस का, ठीक आप इस खंभे को देखेंगे तो खंभे के ऊपर में क्या बना हुआ है, लोटस बना हुआ है, कमल का फूल बना हुआ है पत्थर का। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा अशोक का स्तंभ अभिलेख है जिसके शीर्ष पे कमल की आकृति बनी हुई है, तो वो आएगा आपका, ठीक है, लौरिया अरेराज। दूसरा है लौरिया नंदनगढ़। तो ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार लौरिया नंदनगढ़ में ठीक यहाँ पर मोर की आकृति बनी, जैसे कि यहाँ पर कमल आकृति है, उसी प्रकार नंदनगढ़ वाले जो स्तंभ अभिलेख है उसके ऊपर में क्या बना हुआ है, मोर बना हुआ है। तो दो चीजें याद रखिएगा, कमल और मोर। ठीक है, और क्रमशः किससे बना है भाई, ठीक तो अरेराज में कमल है, ठीक, और नंदनगढ़ में मोर है। क्लियर। अब तीसरा अभिलेख ध्यान रखिएगा, रामपुरवा। रामपुरवा भी वही है बिहार में। तो इस प्रकार आपके 3 अभिलेख हो जाएंगे, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। तो ध्यान रखिएगा, इसके खोज के बारे में पूछा जाता है, इसको खोज किसने किया था, तो कार्लाइल ने किया था, कार्लाइल। ठीक है, तो आपके रामपुरवा जो स्तंभ लेख है, ठीक इसका खोज जो है, ठीक किसके द्वारा किया गया, कार्लाइल द्वारा। तो ये हो गया हमारा स्तंभ लेख। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं हम, ठीक है, अशोक के लघु शिलालेख के बारे में। लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक किस जिले में है, इतना बस जानकारी होना चाहिए, ठीक आपके प्रश्न बनेंगे। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिएगा पहला रूपनाथ, अभी चर्चा की, रूपनाथ कहाँ पर है भाई, जबलपुर में, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है क्या, नहीं है। चलिए रूपनाथ जबलपुर। गुर्जरा अभी हमने देखा है मैप में, ये कहाँ है, दतिया में, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। चलिए भबरू, भबरू के बारे में भी पढ़ चुके हैं, भबरू कहाँ पर है, राजस्थान के, ठीक जयपुर जिले में। ठीक, और इसकी एक विशेष चीज है कि इसका आकार बेलनाकार है। ठीक, अर्थात ऐसा नहीं है कि पत्थर को ऐसा लिए कर दिए, नहीं, बेलनाकार, इस प्रकार से सिलेंड्रिक, इस प्रकार से गोल। ठीक है, तो बेलनाकार है आपका भबरू शिलालेख। उसके बाद है मास्की, ध्यान रखिएगा, मास्की आएगा इस पर। मास्की बहुत फेमस है, कर्नाटक के रायचूर जिले में, और यहाँ पर बताया था मैं, अशोक का नाम मिलता है, अशोक। बाकी जगहों में आपका मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उड़ेगोलन, इसमें अशोक नाम मिलता है, बाकी जगह में देव नाम प्रिय मिलता है। ठीक है, सहसाराम, सहसाराम को पता है आपका बिहार के, ठीक शाहाबाद जिले में स्थित है। और अगला है महास्थान, ये बांग्लादेश में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। अर्थात आप ये जान सकते हैं महास्थान कहाँ पर, बांग्लादेश। आप जान सकते हैं कि उसकी पूर्वी सीमा कहाँ पर थी। ठीक है, अर्थात अभिलेख वहीं पर स्थापित किए गए जहां पर अशोक का क्या था, शासन था। और बस आप इन अभिलेखों को ध्यान रखिएगा। ठीक, ये जो है 7 थे लेकिन 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, और इनके किस किस जिले में है, किस किस राज्य में है, प्रश्न यहीं से बनेगा आपसे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला स्लाइड पे। अगला स्लाइड पे हमारा है, ठीक, मौर्य प्रशासन के बारे में। ध्यान रखिएगा, मौर्य प्रशासन के बारे में मैं बता दूं कि अभी तक ध्यान रखिएगा, सबसे प्रमुख शासक रहा था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बढ़िया सा केंद्रीकृत शासन अवेलेबल कराया था, क्योंकि तत्कालिक समय में चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक आपका संरक्षक था विष्णुगुप्त, चाणक्य। तो चाणक्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि चाणक्य जो है 3 शासकों के शासन काल में रहा है। ध्यान रखिएगा, अशोक के प्रारंभिक तक रहा होगा। ठीक है, अशोक को गाइड नहीं कर पाया था। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ ये देखते हैं कि सबसे पहली बार अच्छी तरीके से केंद्रीकृत शासन मौर्य साम्राज्य में आया था। परंतु ये जो है केंद्रीकृत तो था मगर बर्बर नहीं था, बार्बरिज टाइप का नहीं था कि शासक, सारा शक्ति शासक के पास है, तो ऐसा नहीं कि वो प्रजा से जबरदस्ती, ठीक है, कर को उगाहे या किसी भी प्रकार का ऐसा निर्णय ले, ठीक, जो जनप्रिय ना हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि मौर्य साम्राज्य में हम क्या देखते हैं, केंद्रीकरण देखते हैं, परंतु बार्बरिज्म नहीं देखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस प्रशासन में बहुत सारे अधिकारी की चर्चा होती है। अधिकारी,
अधिकारी, ठीक है, बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी, और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी को उपधा परीक्षण के माध्यम से गुजरना पड़ता था। उपधा परीक्षण, उपधा परीक्षण का मतलब है उसका चरित्र का परीक्षण किया जाता था। धर्मोपधा, कामोपधा, ठीक है, आदि माध्यम से, ठीक है, धर्मोपधा, कामोपधा, ध्यान रखिएगा। उपधा परीक्षण का अर्थ है कि मंत्री परिषद में किसी भी मंत्री को अगर राजा जो लेता था तो उसके परीक्षण करता था, और उसी परीक्षण को कहा गया है, ठीक, उपधा परीक्षण, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं चाणक्य के यानी विष्णुगुप्त के जो साहित्य है अर्थशास्त्र, उसमें ठीक राज्य के सप्तांग सिद्धांत की चर्चा की गई है। वहां यह बताया गया है कि राज्य के 7 अंग होते हैं। कितने अंग? 7 अंग। कौन कौन सा? पहला राजा, ठीक, राजा जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो पहला हो जाएगा आपका राजा। दूसरा अमात्य अर्थात उसका मंत्री। तीसरा आगे जाइए जनपद, ठीक है, फिर दुर्ग, फिर आपका कोष, फिर दंड और फिर मित्र, ठीक। तो इस प्रकार ये जो 7 हैं राज्य के सप्तांग सिद्धांत है, और ये कहाँ दिया गया? अर्थशास्त्र में, ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र में, ठीक। तो इस चीज का भी आप अच्छे से ध्यान रखिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या है। अब हम देख लेते हैं कि प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे मौर्य प्रशासन में। जैसे कि समाहर्ता, समाहर्ता था यह राजस्व विभाग का प्रधान था, ठीक। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। समाहर्ता, राजस्व विभाग का प्रमुख को हम क्या करते हैं? समाहर्ता, ठीक। संनिधाता, ध्यान रखिएगा, ये जो राजकीय कोष था, दोनों में डिफरेंस है ना, ध्यान रखिएगा, राजस्व विभाग अलग है, राजकीय कोष अलग है, ठीक। तो कोष का संरक्षक कौन था? संनिधाता, और राजस्व विभाग का प्रमुख कौन था? समाहर्ता। प्रदेष्टा, प्रदेष्टा ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। प्रदेष्टा कौन था? फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। चलिए कर्मांतक, कर्म करना, उद्योग कर्म करना, कर्मांतक उद्योग का प्रमुख, ठीक है। चलिए दंडपाल, दंडपाल आपका पुलिस अधिकारी को हम क्या कहते हैं? दंडपाल। अब ध्यान रखिएगा, अंत्यपाल और दुर्गपाल, अंत्यपाल कहने से ऐसा लगता है कि अंदर का चीजें हो, लेकिन वास्तव में अंत्यपाल नामक जो अधिकारी था वो बाहरी दुर्ग का संरक्षक होता था। कहां पर? सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक। कौन? अंतःपाल। और दुर्गपाल जो है ये देश के अंदर के दुर्ग का रक्षक होता था, ठीक है। नाम में थोड़ा सा चीजें हैं, आप आराम से तो पढ़िए। अंतःपाल या अंतःपाल, अंत मतलब अंदर, लेकिन इसका उल्टा है, कहाँ? सीमावर्ती दुर्ग का संरक्षक। दुर्गपाल, ठीक, ये देश के अंदर के दुर्ग का रक्षक। प्रशस्ता, ये राज्य के आदेश को लिखता था, ठीक है, लिपिबद्ध करता था, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रशस्ता कहते हैं। और आठविक, ये वन विभाग अर्थात जंगलों के जो जंगल होते थे उसका नियंत्रण किसके हाथ में होता था? आठविक के हाथ में। तो इस प्रकार मौर्य प्रशासन में, ठीक, बहुत सारे अधिकारियों का यहाँ पर वर्णन है, ठीक। इसको आप एक बार देखिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, आराम से पढ़िएगा, एक एक चीज जो है आपको इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको, छोड़ना नहीं है कुछ भी, क्योंकि पूरा मौर्य प्रशासन का ये एक जगह पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं, ठीक है, सैन्य प्रबंध के बारे में। तो हम लोग, ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पढ़ चुके हैं कि चंद्रगुप्त की मौर्य की सेना में 6 लाख सैनिक थे। जस्टिन ने ऑलरेडी कहा है कि 6 लाख सैनिक थे, ठीक है। दूसरा, इसको डाकुओं का गिरोह भी कहा है जस्टिन ने, ध्यान रखिए क्या कहा है? डाकुओं का गिरोह, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही एक संगठित सेना थी मौर्यों के पास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक। अगला हम देख लेते हैं कि, ठीक, जो चाणक्य हैं, चाणक्य जो है इनकी सेना को 3 भागों में बांटते हैं। ये बोलते हैं कि सेना के 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा? पुश्तैनी, भाटक और नगरपालिका। ध्यान रखिएगा, पुश्तैनी, भाटक और नगरपालिका। ये आपसे पूछा जा सकता है कि चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र में सेना के कितने भागों की चर्चा की गई है? तो 3। आगे जाके और एक वर्गीकरण है, ध्यान रखिएगा। चाणक्य ने एक और चीज बताया है, चतुरंग बल की बात किया है कि सेना के 4 अलग अलग बल होते, भाग होते। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक ये भाग अलग दृष्टिकोण से है, ये भाग अलग दृष्टिकोण से। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि सेना का एक होता है पैदल सेना, दूसरा घुड़सवार सेना, हाथी वाली सेना और युद्ध वाली, रथ वाली सेना। तो इस प्रकार से 2 अलग अलग तरीके से वर्गीकरण करके, ठीक है, चाणक्य द्वारा इसका व्याख्या किया गया है। बस आप जानिए, ठीक। वास्तव में यहाँ पर बहुत कम चीजें हैं, ठीक है। वास्तव में क्या था? अशोक के समय अशोक ने हथियार डाल दिया, ठीक है, तो वो सारा प्रशासन जो है एज इट इज जो चला आ रहा था वही चला। अगर वो हथियार नहीं डालता तो कुछ नई चीजें करता, नए प्रयोग करता, नए प्रकार के हथियार, नए प्रकार के प्रशासन, इस प्रकार की चीजें होती, ठीक, तो और ज्यादा होता। तो ये जो चीजें हैं ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही चली आ रही थी, थोड़ा बहुत परिवर्तन अशोक के समय हुआ होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा?
न्याय व्यवस्था। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी न्याय व्यवस्था के बारे में, राजा के बारे में हम पढ़ते हैं तो न्याय व्यवस्था का शीर्ष में राजा होता है, अर्थात सम्राट होता है, उसके बाद अधिकारी होते हैं। तो यहाँ पर हम दो प्रकार के अधिकारी देखते हैं, एक होता है हमारा, ठीक है, धर्मस्थ, दूसरा होता है कंटक शोधन। ठीक, दो प्रकार के न्यायालय थे, ध्यान रखिएगा। एक न्यायालय था आपका धर्मस्थ न्यायालय, दूसरा कंटक शोधन। जो धर्मस्थ था ये दीवानी था, दीवानी अदालत था, और जो था कंटक शोधन ये फौजदारी। ठीक है, दीवानी फौजदारी में आप बड़ा सिंपल सा तरीका, दीवानी का मतलब समझिए धन से संबंधित। अगर मान लीजिए कुछ पैसा से संबंधित कुछ मामला है, लेन देन है, जमीन से संबंधित कुछ लेन देन का मामला है, तो आप किस न्यायालय में जाएंगे? दीवानी न्यायालय में। लेकिन अगर कोई हत्या चोरी आदि का मामला है, तब आप कहाँ जाएंगे? ठीक, फौजदारी न्यायालय में। तो हत्या, चोरी, मारपीट, ठीक, तो ध्यान रखिएगा, मारपीट वाला, हिंसा वाला चीज आपका फौजदारी वाला, पैसा वाला मामला इस तरफ, या परिवार वाला, ठीक, पारिवारिक समस्या है तो ठीक, इसमें परिवार, इस प्रकार की चीजें दीवानी में चलती, खासकर परिवार को रहने दीजिए। ठीक, आप इसकी चर्चा कीजिए, ठीक, किसकी? धन की। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा गुप्तचर विभाग। चलिए भाई, प्रत्येक जो राजा है, जो बड़ा सा सेना रख रहा है, बड़ा जिसके पास साम्राज्य है, तो उसको अपने सेना साम्राज्य के बारे में, अपने लोगों के बारे में, साथ ही साथ दूसरे राजाओं की सूचना के बारे में जानकारी होना है। और वो कहाँ से मिलेगा? ठीक, वो मिलेगा गुप्तचर के माध्यम से। तो ध्यान रखिएगा, मौर्यों के प्रशासन में एक संगठित गुप्तचर विभाग था। ठीक है, गुप्तचर को यहाँ पर गूढ़ पुरुष कहा गया है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा गया है? गुप्तचर क्या थे? गूढ़ पुरुष। तो गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है, गूढ़ पुरुष। ठीक है, इसके लिए एक विशेष प्रकार से विभाग था जो कि महामात्य के अधीन होता था। ध्यान रखिएगा, महामात्य इसका मेन अधिकारी होता था। और ये दो प्रकार के गुप्तचर थे, एक था संचार और एक था संस्था। ध्यान रखिएगा, एक था संस्था और दूसरा संचार। तो ध्यान रखिएगा, संस्था जो है ये किस प्रकार का था? संस्था जो है स्थिर रह के, स्थिर अर्थात एक ही स्थान पे रह के, एक ही स्थान पे, जो व्यक्ति या जो गुप्तचर एक ही स्थान पे रहता था और उसी स्थान पे रह के उस एक निश्चित क्षेत्र का गुप्तचरी करता था, उसी को हम क्या कहते हैं? संस्था। संचार, संचार का मतलब कम्युनिकेशन, आना जाना, ऐसा आप सोच सकते हो। तो संचार जो है ये होता था जो दूर दूर तक जाता था, दूर दूर तक जाता था और पूरे क्षेत्र में घूम घूम कर, ठीक है, क्या करता था? सूचना इकट्ठा करता था। अर्थात वह गुप्तचर जो पूरे क्षेत्र में घूमते रहता था। ठीक है, उसके भी अलग अलग विभाग थे, अलग अलग लोग रहे होंगे। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि एक ही आदमी सब जगह घूम रहा है। तो ध्यान रखिएगा, दो प्रकार के थे, संस्था और संचार। इन दोनों शब्दों को याद रखिएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो स्त्री गुप्तचर और पुरुष गुप्तचर, दोनों प्रकार के गुप्तचर पाए जाते थे। स्त्री गुप्तचर और पुरुष गुप्तचर को अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे कि पुरुष गुप्तचर को हम शांति, तीक्ष्ण और शरद कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या क्या? शांति, तीक्ष्ण और शरद। वहीं पर स्त्री गुप्तचर को वृषली, भिक्षुकी और परिव्राजक के नाम से जाना गया है। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। ठीक है, आजकल प्रश्न थोड़ा डीप में जाता है, तो इन सब चीजों को आप देख लीजिए। ऊपर की चीजें तो पूछे ही जा चुके एग्जाम में, संस्था, संचार, महामात्य, गूढ़ पुरुष, ये सब पूछे जा चुके हैं। ठीक है, हम फिर से पढ़ रहे हैं ताकि उसी में से प्रश्न पूछे तो आपसे ये चीजें बन जाए। अब हम देख लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, आर्थिक स्थिति, ठीक, प्रत्येक राजा, जो भी राजा रहा है, ठीक, वो भूमि से ही कर प्राप्त करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करता है। तो कर प्राप्ति, और वो भी खासकर कृषि संबंधी। तो यह समझ लीजिए कि मौर्य प्रशासन में भी, मौर्य साम्राज्य में भी कर जो है आमदनी का बहुत ही बड़ा हिस्सा था। अब ध्यान रखिएगा, ठीक, कैसे कर? तो देखिए, यहाँ पर कृषि हो गया, आय का प्रमुख साधन हो गया कर। तो भूमि कर के रूप में यहाँ पर 1/6 या 1/4 तक लिया जाता था, मतलब ज्यादा। ठीक, 1/6 से 1/4 तक। क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भूमि की बात करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं मौर्य साम्राज्य में 3 प्रकार की भूमि पाई जाती थी। कृष्ट भूमि, अकृष्ट भूमि और आपका तीसरा स्थल भूमि। ठीक, कृष्ट भूमि का मतलब वह भूमि जिसपे जोताई हो सकती थी, जिसपे अच्छे से फसल होता था। अकृष्ट भूमि के मतलब जिसमें बिना जुती हुई, अर्थात इसमें जुताई जो है नहीं होता था, खाली स्थान, खाली जगह रहता था। और स्थल भूमि मतलब जो ऊंची भूमि होती थी, उसको स्थल भूमि कहा जाता था। अर्थात इन तीनों भूमि का अलग अलग वर्गीकरण इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के टैक्सेस इनसे वसूला जा सके। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ठीक,
कुछ और दो भूमि के बारे में पढ़ लेते हैं। अदेव मात्रक भूमि, ये ऐसी भूमि होती थी जिसमें बहुत ही कम वर्षा में भी अच्छी फसल हो जाती थी, मतलब इसमें देव का कृपा होता था, समझ लीजिए। अदेव मात्रक, ठीक, यानी कि ये ऐसी भूमि होती थी जिसमें कम वर्षा में अच्छी फसल होती थी, ठीक, यानी कि इसमें आप टैक्स ज्यादा लोगे, ठीक, मतलब ऐसा जमीन जिसमें कम वर्षा में अधिक फसल मतलब ज्यादा, ठीक, तो ध्यान रखिएगा अदेव मात्रक। सीता भूमि, ठीक, ये राज्य की यानी कि राजा का भूमि होता था, राजा का मतलब, ठीक, राज्य का, राजा नहीं कहना चाहिए, राज्य का, ठीक, राज्य, चलिए, ठीक, अर्थात सीता भूमि उस भूमि को कह सकते हैं जो सरकारी भूमि थी। किसकी भूमि थी? सरकार की भूमि थी, ठीक। तो भूमि कर का चर्चा यहाँ हो चुका है, किस प्रकार 1/6 या 1/4, ठीक है। बस केवल एक जगह पे लुम्बिनी पे ये कितना था, 1/8, वो भी जब अशोक द्वारा लुम्बिनी की यात्रा किया गया तो वहां पर ये छूट दिया गया। चलिए अब देख लेते हैं हम किसके बारे में, ठीक, मुद्रा के बारे में। तो अशोक के समय अर्थात मौर्य समाज में, ठीक है, कांसार्पण, पर्ण और धारण, ये 3 प्रकार के सिक्के मिल रहा है जो कि चांदी के बने होते थे। कांसार्पण, पर्ण और धारण, ध्यान रखिएगा किसके, चांदी के। सुवर्ण यानी कि सुवर्ण नाम का जो सिक्का वो सोने का रहता था, ठीक, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, सुवर्ण सोना आसानी से पता चल जाएगा, ठीक। ये माशक और काकनी याद रखिएगा, तांबे का रहता था। कई कई पुस्तकों में भाषक लिखा गया है, ठीक, अधिकतर पुस्तकों में माशक लिखा गया है। तो माशक और काकनी किसका बना है भाई, तांबे का, ठीक है। चांदी का क्या था, कांसार्पण, पर्ण और धारण, इस चीज को अच्छे से डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, ठीक। मुद्रा के बारे में, मुद्रा का परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूपदर्शक कहा जाता था, जो उसको रूप को दर्शन देता था भाई, ठीक, कैसा सिक्का है, सही है कि गलत है, कि नकली सिक्का थोड़ी चल रहा है मार्केट में। तो इस प्रकार का मुद्रा का परीक्षण करने वाले अधिकारी को हम क्या कहते हैं, रूपदर्शक। अब हम देख लेते हैं, ठीक है, किसके बारे में, धर्म के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, ठीक, ये हमारा लास्ट है, ठीक। धर्म जो है पहले आपको बता चुका हूं कि एक मत नहीं है, फिर भी आप जानिए कि अशोक जो है, देखिए अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को अपनाता है, बिंदुसार जो है आजीवक धर्म को अपनाता है, अशोक जो है बौद्ध धर्म का अपनाता है। 3 प्रमुख शासक, 3 अलग अलग धर्म को मानने वाले, अर्थात अब ये कह सकते हैं कि ये जो शासक रहे ये धर्म के प्रति सहिष्णु रहे हैं, ठीक, ये जो है, ठीक, कट्टर नहीं रहे हैं। तो यहाँ इस चीज की चर्चा ऑलरेडी की जा चुकी है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन, ठीक है, जैन धर्म को अपनाता है और जैन धर्म के माध्यम से जो संलेखना विधि द्वारा, ठीक, श्रवण बेलागोल में जाके प्राण त्यागता है, ठीक है। बिंदुसार ने आजीवक धर्म को अपनाया और वही का अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। अब हम अशोक के बारे में ये भी पढ़ चुके हैं, अशोक जो है तीसरा बौद्ध संगति इसके शासन काल में हुआ, और ये भी माना जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का क्या करवाया, निर्माण करवाया। आगे जाके इसको तोड़ेगा पुष्यमित्र शुंग, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला ध्यान रखिएगा, शुंग वंश का शासक, पहले ध्यान रखिएगा अशोक द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया गया, ठीक। तो ये धर्म से संबंधित था। तो इस प्रकार हमारा मौर्य साम्राज्य में आज हमने देखा कि अशोक क्या था, अशोक ने किस प्रकार, ठीक है, आपके युद्ध की नीति को त्याग करके धर्म की नीति, धम्म की नीति को अपनाया। आज हमने ये भी देखा कि मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन है वो किस प्रकार रहा है, किस प्रकार यहाँ पे राज व्यवस्था चल रही थी, ठीक, किस प्रकार की इनकी अर्थव्यवस्था चल रही थी, किस प्रकार की यहाँ पर सैनिक का शासन था, यानी सैन्य व्यवस्था थी, और किस प्रकार यहाँ का धर्म था, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा एक महत्वपूर्ण जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि परीक्षा के उपयोगी तथ्य मैं आपको दे पाया हूँ, ठीक है। आपका काम ये रहेगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम में जाके आप यहाँ पर कंटेंट भी आप देख सकते हैं, ठीक है, आपको वहाँ पर फ्री में कंटेंट भी मिल जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप अगर आपको और वीडियोस के लिए जानकारी चाहिए, ठीक, तो आप यूट्यूब चैनल के अलावा हमारा वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे प्रयास है कि हम एक साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, ठीक। आप वहाँ से, ठीक, आप अपने काम के चीज़ें, आप उपयोगी चीज़ों को आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके अध्ययन में, ठीक है, हमारा एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।